तो चलिए आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसने मक्का की किस्मत बदल दी। नाम था कुसई इब्न किलाब। एक बिखरी हुई रेतीली बस्ती को उन्होंने आखिर एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में कैसे बदला। आज हम एक हिस्टोरियन की नज़र से इस पूरे प्रोसेस का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस निर्माण ने, इसी फाउंडेशन ने आखिरी पैगंबर की आमद के लिए स्टेज सेट किया। इस प्योर बदलाव को समझने के लिए इतिहास की एक बड़ी मशहूर अरबी कहावत को समझना होगा। ये कहावत 2026 में आज भी बोली जाती है। कहावत है सफ़क़तु अबू गबशान, यानी अबू गबशान से भी बड़ा घाटे का सौदा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मक्का की हिस्ट्री से क्या लेना देना है ना? दरअसल कुसै ने यहाँ सदियों से चली आ रही लीडरशिप बिना किसी खून खराबे या जंग के हासिल कर ली थी। हुआ कुछ यूं कि अबू गबशान नाम के शख्स ने नशे की हालत में काबा की चाबियां, जो उस दौर में सबसे बड़ी ताकत और इज्जत का प्रतीक थीं, सिर्फ एक शराब के भरे प्याले के बदले दे दी। सोचिए, सिर्फ एक प्याले के बदले। ये कोई आम सौदा नहीं था, ये इस बात का सबसे बड़ा इशारा था कि मक्का का फ्यूचर अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तो इस चर्चा में हम इस बदलाव की हर कड़ी को जोड़ेंगे। कुसाई के आगमन से लेकर उनके जरिए कुरैश को एकजुट करने, पहली संसद बनाने और शासन के नए रूल्स तय करने तक का सफर हम तय करेंगे। और हाँ, आखिर में आने वाली उस कंट्रोवर्सी को भी समझेंगे जिसने आगे चलकर आखिरी पैगंबर की आमद के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया। कहानी शुरू होती है कुसई की मक्का वापसी से। जरा इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो सीरिया की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में पला बढ़ा, वो अपने पुरखों की विरासत पर दावा करने अचानक लौट आता है। कुसै का आगे बढ़ना वाकई हैरान करने वाला है। एक अनजान शहर में सौतेला बेटा बनकर बचपन बिताने से लेकर जवानी में मक्का वापस आना, फिर वहां के नेता हुलैल की बेटी हुब्बा से शादी करके अपना रुतबा कायम करना और आखिरकार अबू गबशान से काबा की चाबियां ले लेना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मक्का की बागडोर संभालने की एक बेहद कैलकुलेटेड और मास्टरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। अब चाबियां और ताकत तो मिल गई, पर सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। एक ऐसी कौम जो बिखरी हुई थी, उसे एकजुट करना। क्योंकि देखिए, बिना एकजुटता के कोई भी शहर आगे नहीं बढ़ सकता। यहीं पर कुसाई ने तकर्रुश का कॉन्सेप्ट पेश किया। तकर्रुश का मतलब ही है बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली बसाना। उन्होंने क्या किया कि जो सबसे ताकतवर और मेन परिवार थे, जिन्हें इनर कुरैश कहा जाता था, उन्हें काबा के बिल्कुल पास बसाया और बाकी कबीलों को मक्का की सरहदों यानी बॉर्डर्स पर रखा, ताकि बाहर से आने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ एक सॉलिड डिफेंस लाइन तैयार हो सके। लोगों को इकट्ठा करना तो पहला कदम था, पर अब इन बिखरे हुए लोगों को एक ऐसी जगह, एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी जो शहर जैसा लगे। ये था वो अद्भुत वक्त जब मक्का का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, जहां रेती के तंबू अचानक ईंटों और पत्थरों में बदलने लगे। हम जानते हैं कि बड़े बड़े बदलावों के लिए नए हुनर सीखने पड़ते हैं, है ना? जो बेदुइन्स कल तक भटकते रहते थे, जिनके हाथों में सिर्फ तलवारें होती थीं, उन्होंने अब यहाँ रुक कर एक नया हुनर सीखा। नरम मिट्टी गूंधना, ईंटें बनाकर उन्हें धूप में सुखाना, आग में पकाना और मजबूत घर खड़े करना। ये लोग सिर्फ घर नहीं बना रहे थे, ये लोग आधुनिक मक्का की नींव रख रहे थे। और इस नए डेवलपिंग शहर के ठीक बीचों बीच खड़ी हुई एक बहुत ही हिस्टोरिक इमारत, दारुन नदवा। काबा के ठीक सामने बनी ये मक्का की पहली संसद या पार्लियामेंट थी। अगर हम एक हिस्टोरियन के नजरिए से देखें तो इसका बनना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने मक्का को प्रॉपरली एक फॉर्मल सोसाइटी में बदल दिया। यही वो फाउंडेशन थी जिसने आगे चल के आखिरी पैगंबर और उनकी वंशावली के लिए एक स्ट्रक्चर्ड परमानेंट सामाजिक ढांचा तैयार किया। लेकिन देखिए, एक संसद सिर्फ ईंट और पत्थर से तो चलती नहीं है। उसके लिए चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। और यहीं से कुसाई का बनाया हुआ बेमिसाल राजनीतिक ढांचा हमारे सामने आता है। शासन को बिल्कुल स्मूथ रखने के लिए कुसाई ने पूरे प्रशासन को 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। दारुन नदवा, जहां अहम फैसले और शादियां होती थी। लुआ यानी जंग का झंडा। हिजाबा, काबा की गार्डियनशिप और उसके दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी। सिकाया, हज करने वालों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम। और आखिर में रिफादा यानी मेहमान नवाजी और खाने की व्यवस्था। इस एक सिंपल डिवीजन ने गवर्नेंस को कितना आसान और क्लियर बना दिया था। इसको और ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए दारुन नदवा का हिस्सा बनने के लिए कम से कम उम्र 40 साल तय की गई, यानी मैच्योरिटी जरूरी थी। चाहे किसी शादी की मंजूरी हो, जंग का ऐलान करना हो या व्यापार के लिए किसी काफिले को बाहर जाना हो, सब कुछ दारुन नदवा की बाकायदा परमिशन से ही होता था। इन सख्त रूल्स ने पूरी सोसाइटी को एक जबरदस्त ऑर्डर में लाकर खड़ा कर दिया। और वैसे कुसाई सिर्फ एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो अपने लोगों के बारे में कितना सोचते थे, ये देखिए। उन्होंने मुज़दलिफ़ा की पहाड़ियों पर
बड़ी बड़ी आग जलवाने का सिलसिला शुरू किया, ताकि अंधेरे में थके हारे पिलग्रिम्स भटक ना जाएं। उन आग की लपटों ने हमेशा सही रास्ता दिखाया, और सच कहूं तो ये रोशनी उस वक्त मक्का की सुरक्षा, ताकत और खुशहाली का सबसे सुनहरा प्रतीक बन गई थी। लेकिन वक्त के आगे किसी की कहाँ चलती है। जैसे जैसे इस महान निर्माता की उम्र बढ़ी, मक्का की यूनिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट उनके सामने खड़ा था। यहाँ पर सक्सेशन को लेकर एक बड़ा तनाव पैदा हो गया। एक तरफ थे अब्द मनाफ, जिन्हें उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से घाटी का चांद कहा जाता था और जनता उन्हें बहुत चाहती थी। दूसरी तरफ थे उनके सबसे बड़े बेटे अब्द अल-दार। कुसाई चाहते थे कि शासन उनके सबसे बड़े बेटे को मिले, ताकि परिवार में पावर और इज्जत का एक बैलेंस बना रहे। तो आखिर फैसला क्या हुआ? एक ऐसे फैसले ने पूरे अरेबिया तो हैरान करके रख दिया। कुसई ने 5 डिपार्टमेंट्स का 100% कंट्रोल सीधा अब्द अल-दार को दे दिया। अब मनाफ के पास एडमिनिस्ट्रेशन का 0 हिस्सा आया। लेकिन इस फैसले की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अब मनाफ ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई शिकायत किए, अपने पिता के इस फैसले को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। आखिरकार कुसई इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें अल हजून के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए आराम दिया गया। उन्हें आज भी उस शख्स के रूप में याद किया जाता है जिसने सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि बेजोड़ समझदारी और कानून से मक्का की फाउंडेशन रखी। उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, बल्कि आने वाली सदियों और आखिरी पैगंबर के आगमन के लिए इस मजबूत राजनीतिक मंच को खुद अपने हाथों से तैयार किया। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में आता है। कुसै के बाद अब्दुल अद्दार और अब्द मनास के बच्चों के बीच जो ये एक शांत सा मगर खतरनाक तूफान पनप रहा था, वो आगे चलकर कुरैश की किस्मत को कैसे मोड़ेगा? और इन्हीं उलझनों और बंटवारे के बीच से आखिरी पैगंबर मोहम्मद के आगमन का रास्ता आखिर कैसे खुलेगा? इस पर जरूर सोचिए। इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस रोमांचक सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।